नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य की ओर में। सुनते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का भाग 2। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी तुम भी आओ। उसने कहा अब ले मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा निगोड़ी अपने देवर का चौबारा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अक्क धक्क रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिरोल का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपले का ढेर, दूसरे में कुछ चिथड़े और एक तरफ नाच के मटके लग रहे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम तो निरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू की सी सुथराई और सफाई और कहां। आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। वाए दिन भर लड़ा लो। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो के 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आते। जब वह खा लेता और सास जेठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून ज्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव की सी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़े था। रात को पूरी परांठा और तरकारी कर लिया करी थी। दोपहर को रोटी खाने के पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती। फिर सीना पिरोना, मौजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कला बत्तू की बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौंडियां 2 घड़ी इसके पास आ बैठे करी थी। किसी को मौजे बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उचटता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और भनेलियों को कहानियां सुना सुना कर कभी रुलाती और कभी हंसाती। और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़ कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी या और कोई तिथि पर्व होती और सीना पिरोना न होता, तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णु पद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब ब्यालू कर चुकते, यह अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहां तहां की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यह मारवाड़े में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्व सुख से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को यह चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वास्थ्य श्री सर्वोपमय योग्य बहु आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई की राम राम बांझना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहां के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाही है। सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले, यहाँ से मेरा जी उचट रहा है। लाला जी से माँ पूछ देगी। जो मेरी नत बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब मैं आऊंगी लेती आऊंगी।
अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिसरानी से हमारी पाय लागन कह देना और सब सहेलियों और भनेलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर जरूर लिख भेजना। थोड़े लिखी को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिति मार्ग सिर, बदी 1 संवत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो, लौंडिया को कोथली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को यह चिट्ठी लिखी गई। स्वास्थ्य श्री सर्वोपमयोग्य बीबी सुखदेई जी, यहाँ से आनंद की राम राम बाँचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लौंडिया सुखदेई को भी बुलवाएंगे। और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया है कि भाई तू ही लौंडिया को जाके ले आई हो। और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है। उसमें कुआं तो बन गया है, सिवाला बन रहा है। जिस सुनार को तुम्हारी नत बनने को दी थी वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनेली रामदेई मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करी थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित याद कर ले थी। जिठानी जी के स्वभाव को तुम जाने ही हो। एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी। 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहल रहे था, सो यह भी न देख सकी। फुलकारी का ओना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पिहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और भनेलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्ग सिर, सुदी 2 संवत 1925। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीजें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गई और जबानी भी कहलावत गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लौंडिया को लेने बहल आवेगी। ऐसा न हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजे। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती है, गोबर पाथती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाज फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाज दुकान से इकट्ठा आ जाए था। उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरा करे थी, पर बैर बिस्वाद बहुत रखी थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया था। पीसना, खोटना, चरखा पूनी ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थी, इसलिए कि उसने अपने बाप के घर किए नहीं थे। परंतु वह उससे 10 गुने अच्छे काम कला बत्तू और गोटा किनारी को जानी थी। पीसने खोटने में क्या रखा है? घड़ी भर पीसा, 2 पैसे का हुआ। वह 8 आने रोज का कढ़ावट का काम कर लेती। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 2-1 भनेलियां थी, सो कोई न कोई इसके पास आ बैठा करे थी। यह उससे देवरानी का ही झींकना झींकती। सासू का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोजगन है, छोटी बहू को जो कोई आधी बात कही है तो लड़ने को उठी है। ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे है। यूं कही है, यह तो कच्ची रोटी करे है, बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चोटी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे है, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। छड़ियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आए थे, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटांग भर पक्का घी दाल में डाल के खावे हैं। इस प्रकार से नित चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती।
ताने मेहने और बोली ठोली मारती जाती। किले पिसे कोई और खावे कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पिसना नहीं जानती होगी। यूं कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठोली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। उसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया और बोली, अब चल तो तेरी जेठानी है उससे कह, छोटा मुंह और बड़ी बातें। आप मेरी बड़ी बन के बैठी हैं और जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वह बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा, अरे तू उससे क्यों बोली थी? उसने कहा, आई जी, मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ? हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हाँसी। दौलत राम की बहू जहां तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा। रोज रोज की सिखलाने और बहलाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दूं और मैं तो छोटी बहू में रहूंगी। तुम्हारी तुम जानो ऊंच नीच सोच के बड़े देर में यह जवाब दिया कि अच्छा, तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूंगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई है, इसने हमारे बात में बट्टा लगाया और घर 3 तेरह कर दिया। घरवाली बोली, अजी, जब अपना ही पैसा खोटा हो परखन वाले को क्या दोष है? जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया और सब तरह के जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बढ़ जाती। जब यह खबर गुड़गांव में पहुंची कि लाला सर्व सुख के यहाँ औरतों में लड़ाई रही थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को यह चिट्ठी लिखी, स्वास्थ्य श्री सर्वोपम योग्य बीबी आनंदी जी, यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल की राम राम बाजना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे है, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारी ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तिहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मांदी है और जब ही से उसका लिखना पढ़ना छूटा हुआ है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है 2-4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न हूँगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के राम तुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनाई महसूस हुआ करती है और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती है। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना,
संतोष से अपने कुटुंब में गुजरान करना, आपको तुच्छ जानना, यह अच्छे कुल की बेटियों के धर्म है। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीनों पुरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्म्य लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती हैं औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिखी, मिति पौष सुदी 6 संवत 1925। यह चिट्ठी छोटे लाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं तीसरे भाग में।